गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं आप सभी? एज यू ऑल नो आवर यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स इज गोइंग ऑन और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कर भी लिए हैं, लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जो बेसिक बातें हैं वो करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल हैं जो आपको पूरी फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो दोनों ही टॉपिक्स हैं ये वैसे तो मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं और आपकी जो प्लस टू क्लास होगी तब आपने इनको बहुत वाइडली पढ़ना है। 3-4 चैप्टर जो है आपके मैथ्स में 3 और 4 यूनिट्स जो है वो इंटीग्रेशन से ही बिलोंग करती हैं और उसकी लगभग कम से कम 20 एक्सरसाइज आपको करनी है और इसके भी ऐसे ही। तो ये दोनों टॉपिक आपने मैथ्स में बहुत वाइडली करने हैं, लेकिन हमने इनकी जरूरत जो है वो फिजिक्स में भी होती है, लेकिन फिजिक्स में हम इनको इतना वाइडली नहीं पढ़ेंगे। आपने इनको मैथ्स में अभी नहीं पढ़ा है तो इनका जो थोड़ा बेसिक है उससे स्टार्ट करके हम इनकी भी स्टडी करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो मैथ्स का काम है, वो हमारा काम नहीं है। तो क्या होता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही एक दूसरे के उलट हैं। कोशिश करेंगे कि आज हम इन दोनों को ही कवर कर लें और नहीं हो पाया तो हम अकेला डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। अब डिफरेंशिएशन को पहले आप छोड़ दीजिए, पहले आप एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आपने 10th तक शायद पढ़ा भी हो, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। कोई भी आप ग्राफ बनाते हैं तो उसका स्लोप कैसे बनाते हैं, तो इसको मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ स्लोप ऑफ ए ग्राफ। किसी भी ग्राफ का आपने स्लोप बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? आप ग्राफ कैसे बनाते हो? आप बनाते हो दो क्वांटिटीज के बीच में, सपोज इस तरह से, ये हो गया x और ये हो गया y। x और y इनके बीच में सपोज जो इनका ग्राफ बन रहा है वो ऐसा है, इनकी जो ग्राफिकल लाइन है, रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह की है सपोज। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो एंगल है वो थीटा है, जो ग्राफिकल एक्सिस आपका बना रहा है किसके साथ? x एक्सिस के साथ, जो कि पैरेलल है हॉरिजॉन्टली। तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ये हो गया 1, दूसरा जो पॉइंट है ये हो गया पॉइंट नंबर 2। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से मान लिए? x1 y1। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से मान लिए? x2 y2। x1 y1, x1 का मतलब क्या है कि ये जो इतना डिस्टेंस है ये है x1 और जो दूर तक का उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो हो गया x2। इन दोनों को हम एक्जैक्टली मिला भी देते हैं तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से मिला दिया और ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा? y1। ठीक है, और दूसरा जो आएगा वो कितना हो जाएगा? y2, y1 एंड y2। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्लोप की बात करनी है। स्लोप क्या होता है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी कि एक एक्सिस की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे, यानी कि एक की वैल्यू अगर थोड़ा चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से दूसरे की वैल्यू कितना चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमने अब इसका स्लोप जो है वो स्लोप किसके इक्वल होता है? स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ये आपको पता होगा कि स्लोप जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहां से टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर देते हैं। सपोज यहाँ पर अगर हम देखें तो स्लोप जो है वो इस ट्रायंगल से भी देखा जाए तो कितना आएगा? ये साइड जितना चेंज y में आया है डिवाइड बाय जितने x के लिए आया है, तो मैं इसको यहाँ पर मिला देता हूँ। ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा, ये थीटा है तो ये भी बन जाएगा थीटा। ठीक है, तो स्लोप यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो वो कितना हो जाएगा? चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय द रिस्पेक्टिव चेंज इन x एक्सिस पर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? वो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अगर हम ये कर देते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? स्लोप। और यही किसके इक्वल होता है? अगर हम इसको टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करें इस ट्रायंगल से, इसी ट्रायंगल को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ये हो गया, ये मैंने ऐसे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके इसको बना दिया। ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया पॉइंट 2। ठीक है, ये 90 डिग्री का एक्सिस हो गया, एंगल हो गया। तो ये लेंथ कितनी बचेगी? x2 माइनस x1 और ये कितना बचेगा? y2 माइनस y1। टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो किसी ग्राफ का स्लोप होगा वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ से।
अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये नहीं है, प्रॉब्लम हमारे लिए होता है कि यहाँ से तो आप चाहे यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करें, सपोज यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करें तो ये लाइन होगी, ये भी एंगल थीटा ही बनेगा। यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो यहाँ से लाइन खींचोगे तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो यानी कि इस जो ऐसा जो ग्राफ होगा जहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट। इस तरह का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप होता है कांस्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए तब क्रिएट होती है जब हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का हो, ये हो गया सपोज एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा ग्राफ इस तरह का, स्ट्रेट लाइन ना होके ग्राफ जो है वो हमारा कर्ड हो। तो कर्ड ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, तब आपके लिए प्रॉब्लम क्या रहेगी। मान लो यहाँ पर आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करते हैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। आपने टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हो गया, तो ये आ जाएगा एंगल थीटा। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करोगे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो टेंजेंट यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं एंगल इंक्रीज हो गया। अगर हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर इस तरह का आएगा ये, तो यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज हो गया एंगल। ठीक है, सपोज ये है थीटा 1, यहाँ पर एंगल हो गया थीटा 3, थीटा 2 और यहाँ पर हो गया थीटा 3। तो इन केसेस में आप देख सकते हैं कि सेम जो ग्राफ लाइन हमारी आई है, सेम जो ग्राफ है उसके लिए जो एंगल है वो कांस्टेंट नहीं है, हर एक बार एंगल जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो इसका जो स्लोप है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करनी है, और उसी को हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएशन बोल देंगे, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सपोज इसको हम कर देते हैं अभी रब, और यहां पर दोबारा से इसको बना देते हैं। ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस, और जो ग्राफ रहेगा सपोज वो इस तरह का है हमारा। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है ये 2। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है कौन से हैं, x1 y1। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है कौन से हैं, x2 y2। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम देखें यहाँ पर कितना चेंज आएगा या स्लोप निकाल लें तो ये तो आ गया आपके पास y2 माइनस y1। ठीक है, टोटल लेंथ y2 है, इतनी जो है वो y1 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट है इस ग्राफ पे उसकी लेंथ y1 है। तो ये तो लेंथ होगी y2 माइनस y1 और ये लेंथ हो जाएगी आपकी x2 माइनस x1। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर टेंजेंट थीटा के इक्वल आप करोगे तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये कब होता है, जब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। लेकिन क्या आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं यहाँ पर बना देता हूँ सपोज। तो ये जो आपके पास ट्रायंगल है वो इस तरह की है, इस तरह की ट्रायंगल है, यानी कि आपके पास जो ग्राफ लाइन जो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूस होना चाहिए वो सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर आप वैसे भी देखें तो यहाँ पर अगर हमने टेंजेंट डालना हो, टेंजेंट कैसे डालेंगे यहाँ पे, तो इस तरह का टेंजेंट आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे तो यहाँ से इस तरह का टेंजेंट आएगा और उसको वो ऊपर की तरफ, यानी कि वो उसी लाइन को काट के जाएगा, उसी लाइन को क्रॉस करके जाएगा, इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर टेंजेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है इसी को सोल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इमेजिनेशन अपने यूज करते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर सिचुएशन को सोल्व करने के लिए जो ये दो पॉइंट 1 और 2 हमने इतने दूर दूर मान रखे हैं, इनको थोड़ा सा नजदीक मान लेते हैं। यानी कि जो हमारा 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है, वो थोड़ा सा और नजदीक कर देते हैं जहां तक हम हाइपोटेन्यूस स्ट्रेट मान सकें। सपोज 1 और जो दूसरा पॉइंट है वो 2 यहाँ पर है, वो हो गया x2 y2, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ये। अब इसके लिए ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से आप अगर थीटा ये मान लो सपोज, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। रिप्रेजेंटेशन सेम ही रखी हुई है क्योंकि ये y2 y1, x1 x2 रिप्रेजेंटेशन सेम रखी हुई है।
तो x2 माइनस x1 ये आएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी क्या समस्या रहेगी हमारे पास कि जो y2 माइनस y1 आपने लिख लिया, ये पॉइंट y2 है, यहाँ पर y1 है, दोनों के बीच में जो ये गैप है ये हो गया y2 माइनस y1, और जो ये है, ये जो लेंथ है ये होगी x2 माइनस x1, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या रहेगी कि दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, तो उनकी जो y2 माइनस y1 आएगा ये नियर अबाउट जीरो ही आ जाएगा, लगभग जीरो के इक्वल आएगा, यानी कि ये भी अप्रोचेस टू जीरो और ये भी अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को बहुत नजदीक ले लिया है, ताकि ये जो स्लोप है इसका, ये जो एंगल के साथ जो ग्राफिकल लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए और इसको हाइपोटेन्यूज की तरह हम यूज कर पाए एक परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के। तो यहाँ पर जो समस्या बनती है उसको हम क्या कर देते हैं कि जो y2 माइनस y1 आता है बहुत छोटी सी क्वांटिटी बनेगी, अप्रोचेस टू जीरो, नियर अबाउट जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं dy, ठीक है। और x2 माइनस x1 ये भी बहुत छोटी सी क्वांटिटी बनेगी x एक्सिस की तरफ, लेकिन जीरो नहीं होगी, तो इसको भी हम क्या लिख देते हैं dx, ठीक है। तो यानी कि अब जो स्लोप आएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो आपने क्या लिख दिया dy बाई dx, यानी कि चेंज इन y एक्सिस या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जब हम x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह का जब आप स्लोप बनाते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही डिफरेंशिएशन है, इसी को हम क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। इस तरह से भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसी को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ y एक्सिस विद रिस्पेक्ट y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस, x और y एक्सिस के बीच में जो आपने ग्राफ बनाया है उनका अगर हम dy बाई dx निकाल देते हैं, उसका स्लोप निकाल देते हैं, तो वो बनेगा dy बाई dx, और dy बाई dx को हम क्या बोल देते हैं स्लोप, और इसी dy बाई dx को हम क्या बोल देंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसके डिफरेंशिएशन के कुछ रूल होते हैं कि कोई क्वांटिटी आपको मिल गई, उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हैं। जनरली जो इसका मीनिंग है, जो हमने ये इतना सारा काम किया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो हमने डिफरेंशिएशन का अब यूज करना है वो आपके सिलेबस में आएगा, और पर्टिकुलरली वो कोई क्वेश्चन नहीं दिया होगा कि इसमें आपने डिफरेंशिएशन करना है, नहीं। हमारे पास कोई टॉपिक होगा, उसको सोल्व करने के लिए हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इनका यूज करते हैं। तो ये जो सारा हमने काम किया है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने समझना है इसको कि है क्या ये। तो अब कुछ थ्योरम्स करते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं जो डिफरेंशिएशन की होती हैं, ताकि हम डिफरेंशिएशन की जो कैलकुलेशन होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो हमारे कंसेप्ट्स होंगे, उनमें बहुत अच्छे से इसको यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो है वो क्या रहेगा, सपोज y जो है वो किसके इक्वल हो, 6 के इक्वल हो। y किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा dy बाई dx, और मैं बोल देता हूँ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो आप पूछेंगे क्यों आएगा, तो यहाँ पर आपको पूछने से पहले देखना होगा कि 6 क्या है। 6 इज ए कांस्टेंट। 6 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस इसकी जो वैल्यू है वो कहीं कभी भी चेंज हो नहीं सकती। 6 तो 6 है। अगर यहाँ x होता, t होता, h होता या a b c कुछ होता तो उसकी वैल्यू हम मान सकते थे भी वो चेंज हो सकती है, उसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन 6 तो 6 है, हर बार वो 6 ही उसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया था, चेंज इन फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। लेकिन ये तो कांस्टेंट के इक्वल हो गया ना, कांस्टेंट यानी कि चेंज तो कोई आएगा ही नहीं इसमें, ये तो हाई कांस्टेंट है। तो इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। और वैसे भी अगर इसको ग्राफिकली समझ के देखें तो इसका ग्राफ बना के देखो, y इज इक्वल टू 6 का अगर आप ग्राफ बना के देखोगे तो कैसा आएगा। अगर मैं आपको बताऊं इसका ग्राफ, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो ये आता है। तो अगर इसका स्लोप आप खींच के देखो तो स्लोप कैसा आएगा, किसी पॉइंट पे स्लोप भी ऐसा आएगा, ठीक है। तो स्लोप भी टेंजेंट इसका इसी तरह का बनेगा ना। बाकी तो सारे कोई इस तरह से टेंजेंट नहीं बन सकता, टचिंग लाइन नहीं बन सकती। टचिंग लाइन इसकी इसी तरह से बनेगी। ये और ये पैरेलल हैं दोनों, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0।
थीटा क्या होता था, ये एंगल जो ग्राफ वाली लाइन बनाती है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो वहां तो एंगल 0 ही बन रहा है। तो दोनों ही तरीके से आप इसको समझ सकते हो, जो भी आपको इजीली समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद और करते हैं। अब सपोज आपके पास कोई क्वांटिटी है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, यानी कि जो y है, y एक फंक्शन है किसका, x का, यानी कि y x पे डिपेंड करता है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो ऊपर पावर है उसको हम ले आते हैं आगे, और इसकी पावर कितनी बच जाएगी, n माइनस 1, एक पावर में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो y किसके इक्वल है, y इज इक्वल है x स्क्वायर के, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, पावर जो है वो आगे ले आए 2x और पावर में से एक माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा ये, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास है dy, सपोज आपके पास कोई क्वांटिटी है y इज इक्वल टू 3x की पावर 4, तो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स, यही चीजें यूज होंगी आपके पास, 3 इंटू 4 आ गया 3 पहले से ही था, x 4 माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिखोगे, कितना हो जाएगा ये 12x की पावर 3, 12x क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें इसको थोड़ा सा और आगे चलना है और क्वांटिटीज का देखना है। तो सपोज हम कर लेते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया x की पावर हाफ, तो dy बाई डी एक्स कर देते हैं, इसका कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ आगे आ जाएगा x हाफ माइनस 1, तो ये कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, x की पावर कितना आएगा, माइनस हाफ बच जाएगा, और माइनस हाफ यानी कि नीचे जाके प्लस हाफ, 1/2 x की पावर हाफ नीचे आ गया, और हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, रूट, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर हाफ का ये डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब और इसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके डिफरेंशिएशन आपको याद ही रखने पड़ेंगे और वो कई जगह यूज भी होंगे, और जितना ज्यादा हो सकेगा हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ जो चीजें हैं डिफरेंशिएशन के बारे में वो हम रास्ते में ही सीखेंगे, यानी कि जब हम टॉपिक्स करेंगे आगे आने वाले यूनिट्स में उसके टाइम ही सीखेंगे। यहाँ पर ये इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इसी यूनिट में इसका यूज स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। तो कुछ क्वांटिटीज हैं जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स करना है तो वो कितना आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और अगर कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है y इज इक्वल टू कोस एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो थोड़ा सा चेंज है, साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। एज ए टेंजेंट सेकेंड सबके होते हैं, लेकिन अभी हमें वो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर और कोई फंक्शन मान ले, सपोज y इज इक्वल टू log e(x), अगर ये है तो इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। और अगर हमारे पास जो हो y इज इक्वल टू ex, एक्सपोनेंशियल x हो, तो dy बाई डी एक्स अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो भी e/x ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं और इनकी विद रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बात आपको यहाँ से बहुत क्लियरली समझ में आई होगी कि जो क्वांटिटी डिवाइड में होती है उसके विद रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे और जरूरी नहीं है कि डिवाइड में हमेशा x ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे टेम्परेचर है, इस रूम का टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू t टेम्परेचर को t से लिख देंगे और विद रिस्पेक्ट टू d बाई dt, तो वो टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट किसी क्वांटिटी का हम डेरिवेशन कर सकते हैं। मान लो यहाँ जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ इस कमरे में जो एयर है उसका वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको मैं लिख दूंगा dV बाई dt, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। और जो हमने क्वांटिटी पढ़ी थी, अब आपने वेलोसिटी पढ़ी थी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, मतलब यही हुआ ना डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, तो कितना उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसकी पोजीशन यहाँ 0 थी, यहाँ हो जाती है x, कितने टाइम में हुई, t टाइम में, तो उसकी अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसा आपने अभी इसको सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज में पढ़ा था, अब आप वेलोसिटी को डेरिवेशन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया डिवाइड बाय कितने टाइम में आया, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही आपने एक्सेलरेशन भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन हमने लिखना होती में, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, सपोज यहाँ u थी, यहाँ कितनी हो जाती है v, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगी, dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन हो रहा है, यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी, यहाँ पर जिसके विद रिस्पेक्ट करना है, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि अगर वेलोसिटी है तो dx यानी कि x में चेंज हो रहा है, x क्या है पोजीशन, तो पोजीशन में चेंज हो रहा है कब, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के विद रिस्पेक्ट। कुछ टाइम पहले यहाँ थी, फिर यहाँ है, उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ है, फिर उसके कुछ टाइम बाद यहाँ है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रूम में एयर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे y चेंज होगा, जैसे जैसे x चेंज होगा, उसके विद रिस्पेक्ट y में भी चेंजेस आएंगे। तो किसी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसको जब हम मेजर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आपने पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। एक और हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है आपको, सपोज 5x³ प्लस 6x प्लस 7, ये दे रखा है। अगर इसका आपने डेरिवेटिव करना है तो बहुत ही सिंपल रहने वाला, अलग अलग आप सभी का डेरिवेटिव कीजिए, जैसे प्लस का या माइनस का साइन है वो बीच में लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 15x³ प्लस 6x का कैसे करोगे, 6x का डेरिवेटिव कैसे करोगे, y इज इक्वल टू 6x, dy बाई dx बहुत सिंपल है। पावर कितनी मान लेंगे, 1, तो 1 आगे आ गया तो 6 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग पावर 0 कितना होगा 1, तो कितना आएगा ये 6, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 6, ये है, तो ये तो सेम वही केस बन गया, यानी कि इसके साथ कोई x है ही नहीं है, तो x नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज तो क्या हो रहा है, x है ना, x के विद रिस्पेक्ट टू y में कितना चेंज आ रहा है वो हमने निकालना है। तो जब क्वांटिटी में x ही नहीं है तो ये चेंज ही कैसे होगी, ठीक है, तो ये तो चेंज होगी नहीं, तो इसका मतलब दिस इज ए कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट जो रहेगा वो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। तो आज के लिए आपने सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, आप देखेंगे भी उसको, और वो भी हमारे जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं उन्हीं में यूज होता है, ठीक है। तो आपने आज के लिए इतना करना है, कल को हम करेंगे इंटीग्रेशन।